हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट थ्योरी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस टॉपिक को अगर आप समझ पाते हैं तो ट्रांजिएंट एनालिसिस, जो कि आगे एक और सबसे टफ स्टेप होती है नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट थ्योरी में, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के हमारा क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरियंस बोलता है कि स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। बेसिक्स समझने के बाद, नोड मेश एनालिसिस समझने के बाद, जिनके वीडियो लेक्चर्स हम जारी कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं तो उसके बाद मुझे ये लगता है कि आप उस स्टेज पर हैं कि अब अगर हम कोई भी टॉपिक आपको समझाएंगे तो आप उस टॉपिक को ईजिली समझ करके और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म आप कर सकते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद जब आप इनिशियल कंडीशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो आपको बहुत आसान लगेगी। ऐसा नहीं है कि बुक्स में आपको इसकी डिटेल नहीं मिलेगी, बुक्स में भी आपको इनिशियल कंडीशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के कई सारे तरीके मिलते हैं, लेकिन वो सभी तरीकों में अलग अलग तरीके से वो जब बातें हमें समझाई जाती है तो कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूजन होता है और उन कन्फ्यूजन्स की वजह से स्टूडेंट कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो हमने इनिशियल कंडीशन को सिर्फ 5 पॉइंट में, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने उसको समझाया है। आप इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में एक बार सेट करके जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। तो देखिए वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और साथ ही साथ उन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम इसी वीडियो लेक्चर में आपको कुछ एग्जांपल्स भी करके बताएंगे। तो और बात नहीं करके अब हम सीधे चलते हैं इनिशियल कंडीशंस पर। इनिशियल कंडीशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम्स एग्जाम में कैसे पूछी जाती है, और ये प्रॉब्लम्स जब एग्जाम में पूछी जाती है तो कौन कौन से टाइप्स की प्रॉब्लम्स बनती है। ट्रांजिएंट और इनिशियल कंडीशन की प्रॉब्लम्स को आप कैसे अलग अलग समझेंगे, उसको लेकर के जब हम बात करें तो देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जब आपको इनिशियल कंडीशन या ट्रांजिएंट एनालिसिस की प्रॉब्लम्स आएंगी तो उस कंडीशन में आपको कोई एक सर्किट दिया होगा, उस सर्किट में इस टाइप से कुछ कंपोनेंट्स लगे होंगे, सोर्सेस लगे होंगे और साथ ही साथ कुछ स्विच लगा होगा, इसको के एस इस टाइप से कहा जाएगा। आपसे इस स्विच को ऑपरेट करने के लिए कहा जाएगा कि आप इस स्विच को बंद करें या चालू करें और उस कंडीशन में करंट का मान निकालें या उस इंस्टेंट पर करंट का मान निकालें। तो यहाँ पर देखिए जो रेफरेंस टाइम होता है, जिस टाइम की हम बात करेंगे, इस स्विच को ऑपरेट करने के टाइम को हम t इज 0 बोलते हैं। मतलब एक रेफरेंस टाइम हो गया इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए t इक्वल टू 0 जब आप इस स्विच को ऑपरेट करेंगे। इससे पहले के टाइम को हम t इज इक्वल टू 0 माइनस कहेंगे। इस स्विचिंग करने से, इसको मैं स्विचिंग बोल रहा हूं, ये जो स्विचिंग इंस्टेंट है, स्विचिंग इंस्टेंट मतलब स्विच को अपन जब ऑपरेट करेंगे, क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे, उस इंस्टेंट को हम t इक्वल टू 0 कहेंगे। उससे पहले की इंस्टेंट को हम t इक्वल टू 0 माइनस कहेंगे और उसके आगे आने वाले समय को हम t इज इक्वल टू 0 प्लस कहेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमें टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए। t इज इक्वल टू 0 वो रेफरेंस टाइम है जब आप स्विच को ऑपरेट कर रहे होंगे। t इज इक्वल टू 0 माइनस मतलब उस स्विच को ऑपरेट करने से ठीक पहले की स्टेट, और t इज इक्वल टू 0 प्लस मतलब उसके ठीक बाद की स्टेट। अब जब क्वेश्चन बनता है तो आपको क्वेश्चन में या तो करंट या वोल्टेज निकालने के लिए कहा जाएगा। एक प्रश्न में आपसे यह कहा जा सकता है कि आप ये करंट और वोल्टेज के मान t इज इक्वल टू 0 प्लस पर निकालिए, या इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप I0 प्लस निकालिए, V0 प्लस निकालिए, एक पॉइंट। इसी के अंदर आपसे दूसरा पॉइंट ये बोला जा सकता है आपसे निकालने के लिए कि आप di/dt निकालिए, dv/dt निकालिए, कहां पर, t इज इक्वल टू 0 प्लस पर। तीसरा पॉइंट, इसी में d स्क्वायर I/dt स्क्वायर हो सकता है, d स्क्वायर v/dt स्क्वायर हो सकता है, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। ये जो प्रॉब्लम्स है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 प्लस पर आपको I0 प्लस V0 प्लस di/dt 0 प्लस d स्क्वायर I/dt स्क्वायर 0 प्लस निकालना होता है, उन प्रॉब्लम्स को हम इनिशियल कंडीशन की प्रॉब्लम्स कहते हैं। एक टाइप की प्रॉब्लम और होती है जब आपसे कहा जाएगा कि आप IT का मान निकालिए या VT का मान निकालिए t ग्रेटर देन 0 पर, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप है, ये टाइप ट्रांजिएंट एनालिसिस में आएगी, ट्रांजिएंट एनालिसिस और स्टडी स्टेट में आएगी। तो जब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, IT और VT आप निकालते हैं t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तब भी आपको इनिशियल कंडीशंस उपयोग करनी पड़ती है। कुछ बुक्स हैं जैसे
वैन वल्केनबर्ग, उसमें आप देखेंगे तो ट्रांजिएंट एनालिसिस पहले दिखाया गया है और फिर इनिशियल कंडीशन का चैप्टर दिया गया है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इनिशियल कंडीशन हम पहले सिर्फ इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि इनिशियल कंडीशन जब आप पहले समझेंगे तो ट्रांजिएंट एनालिसिस भी आप आसानी से समझ पाएंगे। ये हमारा मानना है, ये हमारा सोचना है। इसलिए हम पहले इनिशियल कंडीशंस को ग्राउंड से लेकर के चल रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि टर्मिनोलॉजीज हमें समझ में आ जाए और इनिशियल कंडीशन का प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर मुझे इस टाइप से t इज इक्वल टू 0 प्लस पे कोई भी क्वांटिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है तो इसको मैं इनिशियल कंडीशन की प्रॉब्लम बोलता हूं। और अगर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर मुझे IT VT टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशंस मुझे निकालने के लिए कहा जा रहा है तो मैं उसको ट्रांजिएंट या स्टेडी स्टेट एनालिसिस की प्रॉब्लम बोलूंगा। तो इस बेसिक के साथ अब मैं आपको उन 5 कंडीशंस पर लेकर के चलता हूं, जो 5 कंडीशंस या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए उन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं शुरू करता हूं। आपको इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में अच्छे से समझना है और समझ करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी अभी सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला पॉइंट इस कंडीशन में रहेगा आपका रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस अगर आपके नेटवर्क में लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस के लिए मैं पहली कंडीशन बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस के लिए नो चेंज। आपको सिर्फ ये याद रखना है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है, देखिए हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सपोज ये कोई पर्टिकुलर नेटवर्क है, इस नेटवर्क में ये स्विच ऑपरेटेड है, स्विच लगा हुआ है और इस नेटवर्क में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। इस स्विच को मैं जब ऑन करता हूं, इस स्विच को जब मैं यहां पर प्रेस करता हूं तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। इस कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के पहले रेजिस्टेंस और कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के ठीक बाद के रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरे लिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब स्विचिंग का इफेक्ट नहीं होता रेजिस्टेंस पर। आप स्विच ऑन करेंगे तो रेजिस्टेंस का बिहेवियर V इज इक्वल टू IR के अकॉर्डिंगली आप कहेंगे कि इसमें करंट बहेगा और वो करंट हो जाएगा V/R। मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस अगर नेटवर्क में लगा हुआ है और स्विचिंग हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस को अपन अपने दोस्त के जैसे ट्रीट करेंगे, भैया तू है हमारा साथी वहां पर, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पॉइंट हम लेंगे इंडक्टर के लिए। देखिए सिर्फ 5 पॉइंट में, आपको बुक्स में कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, मैं सिर्फ 5 पॉइंट आपको कह रहा हूं याद रखने के लिए। आप इन 5 पॉइंट को याद रखिए और इनिशियल कंडीशन मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। इंडक्टर के केस में देखिए आपको क्या करना है। इंडक्टर के केस में इनको प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं समझाऊंगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मेरे भरोसे का मतलब यह है कि आप इन 5 पॉइंट्स को याद रख करके इन 5 पॉइंट्स को अप्लाई करना सीख लें बस, तो आपके लिए कहानी बहुत आसान हो जाएगी। इंडक्टर के लिए देखिए मैं ये कहूंगा कि इंडक्टर में करंट, देखिए यहां पर थोड़ा टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, मैंने I लिखा है, ये I के साथ L यूज किया है। L मींस इंडक्टर में करंट। इंडक्टर में 0 माइनस पर करंट, 0 माइनस मतलब स्विचिंग से पहले का करंट, इंडक्टर में स्विचिंग के बाद के करंट के बराबर होता है। बस इंडक्टर में सिर्फ आपको यही याद रखना है। इंडक्टर में ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, आप इस इक्वेशन को इंडक्टर के लिए दिमाग में फिक्स कर लें और सिर्फ ये याद रखें कि इंडक्टर में हमने आपको डेफिनेशन वाले जो RLC के बेसिक्स वाले जो वीडियो लेक्चर था, उस वीडियो लेक्चर में बताया था कि इंडक्टर चेंज का अपोज करता है। चेंज का अपोज करने का मतलब ही यही है कि इंडक्टर में स्विचिंग से पहले जो स्टेट है वही स्विचिंग के बाद की स्टेट रहेगी करंट की टर्म्स में। ये करंट को नहीं बदलने देगा, ये कहेगा कि थोड़ी देर पहले मेरे अंदर जो करंट बह रहा था वही करंट अभी बहेगा। ये फ्लक्स के कारण होता है। कारण छोड़िए, अभी तो हम सीधे बात करते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। तो हमें सिर्फ इंडक्टर के केस में याद रखना है, समझना है, रटना है। आप इसको कुछ भी समझ ले, लेकिन आप इसको दिमाग में फिक्स कर ले कि IL0 माइनस हमेशा IL0 प्लस के बराबर होगा। टर्मिनोलॉजी एक बार फिर बोल रहा हूं कैसे याद रखनी है। L रखा है मतलब इंडक्टर, I मतलब करंट, इंडक्टर में करंट, 0 माइनस मतलब स्विचिंग से पहले का टाइम, इंडक्टर में करंट, 0 प्लस मतलब स्विचिंग के बाद का टाइम। तो इंडक्टर में स्विचिंग के पहले का करंट इंडक्टर में स्विचिंग के बाद के करंट के बराबर होता है। 2 पॉइंट हो गए। देखिए पॉइंट बहुत बड़े नहीं है, लेकिन पॉइंट को जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट कितने बड़े हैं और कैसे हम नेटवर्क की दुनिया इन पॉइंट्स से, इनिशियल कंडीशन की दुनिया इन पॉइंट से हम आसान आपके लिए करने वाले हैं। कैपेसिटर की जब हम बात करेंगे तो कैपेसिटर पर हम ये कहेंगे कि कैपेसिटर पर वोल्टेज, देखिए सिंपल, C लिख दिया मतलब कैपेसिटर, V लिख दिया मतलब वोल्टेज, 0 माइनस मतलब स्विचिंग से पहले, कैपेसिटर पर स्विचिंग के बाद के वोल्टेज के बराबर होता है। सीधी बात, कैपेसिटर पर
वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा। इंस्टेंटेनियसली अगर आप देखेंगे तो स्विचिंग से ठीक पहले जो वोल्टेज है वही स्विचिंग के ठीक बाद आपको मिलेगा। पहले 0 वोल्ट था तो बाद में 0 वोल्ट रहेगा, पहले 10 वोल्ट था तो बाद में भी 10 वोल्ट रहेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। इंडक्टर में करंट, कैपेसिटर में वोल्टेज। अब क्या बचा भैया, आप सोचेंगे कि सर इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर सब तो हो गया, अब क्या बचा है? अब बचा है स्टडी स्टेट, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन में स्टडी स्टेट लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि सर्किट पहले से स्टडी स्टेट में है या सर्किट बहुत देर तक कनेक्टेड है, तो अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, स्विचिंग करने के बाद स्टडी स्टेट में क्या होगा। स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि हम जब ये स्विच ऑपरेट कर रहे हैं तो ये जो टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट है जिनके बिहेवियर टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, स्विचिंग से पहले कुछ अलग बिहेवियर है, स्विचिंग के ठीक बाद कुछ अलग बिहेवियर है, वो कंपोनेंट अगर बहुत देर तक कनेक्ट रहते हैं तो उसके बाद उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो देखिए इंडक्टर, इंडक्टर एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं आप ये कहते हैं सर कि इन्फिनिटी तो कभी आएगा ही नहीं, इन्फिनिटी को हम डिफाइन ही नहीं करते। हम कहते हैं कि ऐसी वैल्यू जो जो अनंत है, एक तरीके से अनंत है, मतलब जिस वैल्यू का मान नहीं है तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ऐसा समय तो कभी आएगा ही नहीं। ऐसा समय इनफाइनाइट टाइम, मतलब ऐसा समय जो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को सेटल होने में लगता है, वही हमारे लिए यहाँ पर इनफाइनाइट समय है। ठीक है, आपको एक एग्जाम में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 5 मिनट दे दिया जाए तो आप कहेंगे कि सर ये समय तो मेरे लिए कम है। आपको 5 घंटे दे दिए जाए एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, तो ये आपके लिए इनफाइनाइट टाइम हो गया कि भैया इतने समय में अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे इनफाइनाइट मतलब आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के सेटल होने की बात कर रहे हैं, तो वो कंपोनेंट हम मान के चल रहे हैं कि इनफाइनाइट टाइम में सेटल हो गया। और सेटल होने के बाद में इंडक्टर के केस में इंडक्टर आपको शॉर्ट सर्किट मानना है, शॉर्ट सर्किट मानना है। अब ये शॉर्ट सर्किट क्यों मानते हैं अपन, ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको, आप रट लो, इसको समझना है समझ भी लो लेकिन रट तो लो ही। समझना ये है इसमें कि इंडक्टर देखिए चेंज का अपोज करता है। आपने जब चेंज किया, यहां ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन, ये इक्वेशन यही बता रही है कि इंडक्टर चेंज का अपोज करता है। आपने चेंज कर दिया, नए चेंज के अकॉर्डिंगली भाई ये, जैसे अगर मान लो सपोज ऐसा हम समझ लें कि इस इंडक्टर पर पहले कोई 5 वोल्ट का सोर्स अप्लाइड था, 5 वोल्ट के सोर्स की वजह से कुछ करंट सेट था, आपने उस 5 वोल्ट को 10 वोल्ट किया, तो 10 वोल्ट के अकॉर्डिंगली उसने पहले अपोज किया कि नहीं भैया मैं तो पहले जो करंट था वही करंट मेरे अंदर से बहेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जो नया सोर्स आपने अप्लाई किया उस सोर्स के अकॉर्डिंगली उसके अंदर क्या हो गया, एक करंट सेट हो गया। अब जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक इंडक्टर चुपचाप बैठा रहेगा। इंडक्टर को कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, उसे सिर्फ एक ही मतलब है कि भैया कोई परिवर्तन मत करो, परिवर्तन से मुझे नफरत है, परिवर्तन से इंडक्टर को नफरत है। तो अगर परिवर्तन होगा तो इंडक्टर एक्शन में आएगा, परिवर्तन नहीं होगा तो इंडक्टर कहता है भैया बहता रहे। शॉर्ट सर्किट मतलब करंट बहता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब आप उसको इस टाइप से मानेंगे जहां आसानी से करंट बहता है, तो इंडक्टर आपको कोई तकलीफ नहीं देने वाला। तो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर जब आप कहेंगे कि स्टडी स्टेट आ गई है या बहुत समय तक वो कनेक्टेड है तो आप उसको शॉर्ट सर्किट मान लेंगे। पांचवा जो पॉइंट है वो पॉइंट ऐसे ही कैपेसिटर के लिए है, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कैपेसिटर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब वो इतना समय जिसमें वो पूरा चार्ज हो जाए, एक तरीके से इनफाइनाइट टाइम मतलब वो पूरा चार्ज हो जाए, या डिस्चार्ज हो रहा है तो पूरा डिस्चार्ज हो जाए। तो ये चार्ज हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, अगर टी इज इक्वल टू कनेक्टेड है और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया है, इसका मतलब ये है कि वो पूरा चार्ज हो गया होगा। और पूरा चार्ज होने के बाद में वो और चार्ज तो लेगा नहीं, और वो चार्ज नहीं लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर आपका टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर आपको ओपन सर्किट कंसिडर करना है। उसके ऊपर सर्किट में जो वोल्टेज सोर्सेस वगैरह लगे होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वोल्टेज आएगा, वो अपन प्रॉब्लम में देखेंगे। लेकिन हाँ, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर को मुझे ओपन सर्किट मानना है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर को मुझे शॉर्ट सर्किट मानना है। कैपेसिटर पर VC0 माइनस VC0 प्लस के बराबर होगा, इंडक्टर में IL0 माइनस IL0 प्लस के बराबर होगा, और रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये 5 पॉइंट आपने याद कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपके किसी भी प्रॉब्लम में आपको परेशान नहीं कर सकती। कैसे, देखिए आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल से आपको इसको स्टार्ट करके समझाता हूं। ये एक प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स में देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लैंग्वेज भी मैटर करती है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहा गया है कि K इज क्लोज्ड एट T इज इक्वल टू 0, मतलब पहले ओपन था, T इज इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज कर रहे हैं हम, और
विद जीरो करंट इन इंडक्टर। अरे भैया ओपन है तो मुझे ही पता है कि यहाँ करंट नहीं बहेगा, लेकिन फिर भी सहूलियत के लिए उन्होंने लिख दिया विद जीरो करंट इन इंडक्टर। सहूलियत है, इसमें एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है। देखिए कैसे, हमें आई डी आई बाई डी टी डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो प्लस पे निकालना है। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं मुझे आई जीरो प्लस निकालना है, मुझे डी आई बाई डी टी जीरो प्लस निकालना है, और मुझे डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर जीरो प्लस निकालना है। ये दोनों ही एक ही बात है, टी इज इक्वल टू जीरो प्लस बोल दे या ये बोल दे। अब देखिए मेरा तरीका और मेरे 5 पॉइंट्स को अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड तरीका अप्लाई करें। आंख बंद करके जो हम कह रहे हैं आप उसको सुने और उसको अप्लाई करें। इस पर्टिकुलर सर्किट में जो कंडीशन उसने स्विचिंग से पहले दी है, बिफोर स्विचिंग में, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर बिफोर स्विचिंग। बिफोर स्विचिंग का मतलब ये हुआ कि अभी हमने स्विच को ऑपरेट नहीं किया है। बिफोर स्विचिंग इस पर्टिकुलर सर्किट में जो जो कंपोनेंट लगे, देखिए 2 कंपोनेंट लगे यहां पर, रेजिस्टेंस और एलिमेंट 2 लगे, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, और एक बैटरी लगी हुई है। अब रेजिस्टेंस और इंडक्टर के लिए हमारे पास जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस को हम अप्लाई कर लें कि रेजिस्टेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, बैठा रहेगा, अपना दोस्त है। इंडक्टर चूंकि प्रॉब्लम करने वाला मुझे, तो इंडक्टर के लिए मैंने ये पढ़ा है कि इंडक्टर में मुझे IL0 माइनस निकालना चाहिए, क्योंकि ये IL0 माइनस में जैसे ही स्विचिंग करूंगा मेरे काम आएगा। तो प्रॉब्लम भूल जाओ कि क्या है, आप तो सिर्फ ये देखो कि जो जो टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट उन 5 कंडीशन से रिलेटेड वहां पर लगा हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर में रेजिस्टेंस छोड़ दो। इंडक्टर अगर है तो IL0 माइनस निकाल लो, कैपेसिटर है तो VC0 माइनस निकाल लो। थंब रूल, IL0 माइनस निकाला, आप इसने कह ही दिया भैया विद जीरो करंट। देखिए इसलिए मैंने कहा था कि ये कुछ मीनिंगफुल चीज हमारे लिए है। जीरो ये नहीं कहता, कुछ एग्जामिनर्स होते हैं कि भैया मैं क्यों तुम्हें बच्चे को सुविधा दूं, वो इतना दिमाग लगाए कि अगर ये स्विच ओपन है तो करंट जीरो होगा। तो बोल दो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दुखी नहीं होते आपसे। आप t इज इक्वल टू जीरो प्लस t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे सर्किट बना लो। t इज इक्वल टू जीरो माइनस पर देखो ये स्विच ओपन है, और क्लियरली बना देते हैं, ये स्विच ओपन है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। अब इसमें क्या करंट बह सकता है, ये खुला है भैया, तार कनेक्ट ही नहीं कर रखा है, करंट कहां से बहेगा, करंट नहीं बहेगा। मतलब इस पर्टिकुलर केस में इसमें करंट जीरो है और इसमें करंट जीरो है, मतलब इस वाले ब्रांच में करंट जीरो है, मतलब IL0 माइनस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस टाइप से आप IL0 माइनस सबसे पहले निकाल लें अगर इंडक्टर है तो, और VC0 माइनस निकाल ले अगर कैपेसिटर है तो ये मैंने IL0 माइनस निकाल लिया। अब क्या होगा देखिए, अब आप इस स्विच को ऑपरेट करिए, तो एट t इज इक्वल टू जीरो, जैसे ही आपने स्विच ऑपरेट किया, स्विच ऑपरेट करते ही क्या होगा देखिए, मैं इसी में कर दूं, ये आपने स्विच को क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद में आप ये देखें कि जीरो प्लस पर ये इंडक्टर का जो करंट है, ये इंडक्टर का करंट क्या होगा, जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये मुझे पता है, ये मेरी एक कंडीशन है, जो कंडीशन मुझे अप्लाई करनी है। इंडक्टर में स्विचिंग से पहले का करंट स्विचिंग के बाद के करंट के बराबर होता है। अब इससे होगा क्या, देखिए इससे ये होगा कि जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, ये आपका स्विच क्लोज हो गया, रेजिस्टेंस कोई चेंज नहीं। अब ये इंडक्टर कहेगा कि यहां से करंट तो नहीं बहेगा भैया, यहां से मैं करंट नहीं बहने दूंगा। और अगर करंट नहीं बहेगा, अब देखिए, अब समझिएगा, मुझे उन 5 पॉइंट को अप्लाई करना, मुझे ये नहीं रटना है कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, नहीं रटना, मुझे तो ये देखना है कि भैया यहां करंट जीरो करना है, और यहां करंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये ओपन हो गया। करंट जीरो का मतलब ओपन, वोल्टेज जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट। करंट जीरो हुआ मतलब ओपन हो जाना चाहिए, तभी करंट जीरो होगा। तो इंडक्टर ने क्या कहा कि मेरे अंदर IL0 माइनस जीरो है, तो IL0 प्लस जीरो होगा, मतलब यहां मैं करंट को नहीं बहने दूंगा, और करंट को वो नहीं बहने दे रहा, मतलब ओपन हो गया। ओपन हो गया तो यहां जो उस वक्त करंट होगा, देखिए वही करंट तो I0 प्लस होगा, क्योंकि ये इंस्टेंट कौन सी हो गई, स्विचिंग के ठीक बाद वाली इंस्टेंट हो गई। तो स्विचिंग के ठीक बाद वाली इंस्टेंट पर इस पर्टिकुलर डायग्राम से मैं कह सकता हूं कि I0 प्लस का मान जीरो होगा। पहला आंसर आ गया, I0 प्लस का मान आ गया। अब मुझे क्या करना है, आफ्टर स्विचिंग, जब मैंने स्विच क्लोज कर दिया, अब जब आपको ये दिख रहा है कि डी आई बाई डी टी, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर, ऐसी क्वांटिटीज आपको निकालनी है, तो आपको सिर्फ हमारा KVL का एक लूप बनाना है। याद रखिए, मैंने पहले लेक्चर में RLC के इंट्रोडक्शन के और बेसिक्स के पहले लेक्चर में आपको कहा था कि आप 6 रिलेशन हमेशा के लिए याद कर ले। V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। इंडक्टर के लिए V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, आई इज इक्वल टू वन अपॉन एल इंटीग्रेशन वी डी टी। कैपेसिटर के लिए V इक्वल टू वन अपॉन सी इंटीग्रेशन आई डी टी, और आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ये आपको 6 याद ही रखने हैं। 6 नहीं याद रख सकता, बोले सर 6 तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 6 कैसे याद रखूंगा, तो भैया 3 याद रख ले। V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, वी इज इक्वल टू वन अपॉन सी इंटीग्रेशन आई टी डी टी। ये तीनों जो रिलेशन है,
V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी और V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। ये तीन तो याद रख ले भाई, ये तीन अगर याद रख लिया भाई बहन सभी लोग, अगर ये तीन याद रख लिया तो 3 से 6 कर लेंगे हम। इसको I इज इक्वल टू वी बाई आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन वी डी वी बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। इनको और डिटेल में सुनने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर से देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर से करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेंगे ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आने के लिए। तो चलिए फिर से प्रॉब्लम पर आता हूँ। हमें क्या करना है, हमें इन रिलेशंस को यूज करके यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी, क्योंकि जब मैं केवीएल इक्वेशन बनाऊंगा तभी तो ये डी आई बाई डी टी और ये सब मेरे पास आने वाले। तो बना दो आंख बंद करके। देखिए इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको कहा आप करंट की दिशा में इक्वेशन बनाएंगे, ऐसे प्लस माइनस लेंगे। अब ये साइन कन्वेंशन आ गया, हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग है। जो चीजें हम आपको बता रहे हैं प्रीवियस वीडियोज में वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है। अब देखिए अब बहुत आसानी से मैं इक्वेशन बनाऊंगा, -100 मैं इसके साथ करंट की डायरेक्शन के साथ चलूंगा और जो पहले साइन आएगा वो लिखता रहूंगा, -100 प्लस 10 इंटू आई टी। अब देखिए मैं टाइम डिपेंडेंट की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने आई टी लिख दिया, क्योंकि मैं टी को फिर बाद में रिप्लेस करूंगा v इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से, और ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, मतलब डी आई टी बाय डी टी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और ये जैसे ही मैंने इस लूप में इक्वेशन बनाई मैं तो खुश हो गया। मैं खुश इसलिए हो गया कि मुझे यहाँ डी आई बाई डी टी दिख रहा है, और अब डी आई बाई डी टी मुझे दिख रहा है तो मैं इस इक्वेशन में टी को क्या करूं, 0 प्लस से रिप्लेस कर दूं। टी को 0 प्लस कर दो, देखो क्या हो रहा है, -100 प्लस 10 आई 0 प्लस डी डी टी ऑफ आई 0 प्लस इक्वल टू 0 मिल गया। डी आई बाय डी टी 0 प्लस मिल गया। डी आई बाय डी टी 0 प्लस का जो मान यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 100, उधर गया -10 इंटू आई 0 प्लस। अब आई 0 प्लस तो ये रहा 0, ये रख दो यहाँ, ये 0 अगर आपने रख दिया तो फाइनली जो मुझे चाहिए डी आई बाय डी टी 0 प्लस वो मेरा आ रहा है 100 एम्पियर पर सेकेंड। यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो चूंकि यहाँ पर डी आई बाई डी टी है तो इस दर से देखिए करंट चेंज होगा, मतलब 100 एम्पियर पर सेकंड की रेट से करंट। ये बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, उस पर्टिकुलर सर्किट में किस रेट से चेंजेस मुझे मिलने वाले हैं। मैक्सिमम मिनिमम मुझे निकालना है तो मैं डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर निकालूंगा एंड सो ऑन। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं तो सीधा पॉइंट पर आऊंगा। तो चलिए ये हो गया डी आई बाई डी टी। अब डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर कहाँ से आएगा, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर के लिए ये इक्वेशन में एक नंबर बोल देता हूं। इसी इक्वेशन को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि देखिए डी आई बाई डी टी है तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, छोटे छोटे कंसेप्ट मुझे यूज करने हैं। इस इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट का छोटे छोटे फॉर्मूलेज याद करने, छोटे छोटे कंसेप्ट यूज करने। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, प्लस 10 ये हो जाएगा डी आई टी। आई टी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी आई टी बाई डी टी, प्लस इसका करूंगा डी आई बाई डी टी का तो एक बार डिफरेंशिएशन पहले ही है, एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो कहानी बहुत आसान हो गई। इस पर्टिकुलर में फिर से वही टी को क्या करो 0 प्लस कर दो, और टी को अगर 0 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 10 डी आई बाई डी टी 0 प्लस डी स्क्वायर आई 0 प्लस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये डी आई बाई डी टी का मान 0 प्लस पर आपको पता है 100 है, तो ये यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ये उधर जा करके -1000 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का काम, जिसमें आपको आई डी आई बाई डी टी और डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर निकालना था। और देखिए मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये 5 कंडीशंस आपको अगर पता है तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस, ये अच्छी बुक का अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि इंडक्टर तो बहुत हो गया सर, कैपेसिटर पर चले, तो आइए कैपेसिटर पर चलते हैं। ये एक प्रॉब्लम कैपेसिटर का ले लीजिए। अब मैं उन्हीं स्टेप्स को फास्ट स्पीड में करूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो आप मुझे पता है पूरा नहीं देखने वाले, इसलिए मैं इसको फटाफट करता हूं। देखिए स्विचिंग से पहले मुझे, जब भी स्विचिंग की बात होगी, मुझे रेजिस्टेंस कैपेसिटर दिख रहा है तो मैं आंख बंद करके पहले VC0 माइनस निकाल लेता हूं। मैं VC0 माइनस निकाल लेता हूं। VC0 माइनस मैंने निकाला,
ये अगर ओपन है, कहा है स्विच के इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0 विद द कैपेसिटर अनचार्ज। ओहो, ये तो बहुत आसान कर देता है जीवन। 0 वोल्ट, कैपेसिटर अनचार्ज स्विचिंग से पहले मतलब 0 वोल्ट। नहीं लिखा होता तो भी हम देखते हैं कि स्विच ओपन है, कैपेसिटर पर वोल्टेज 0 ही होगा। अब मुझे ये पता है कि t इज इक्वल टू 0 प्लस पर कैपेसिटर पर वोल्टेज ये होने वाला है। तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, देखिए जैसे ही मैं स्विच को ऑपरेट करूंगा, ये 100 वोल्ट मेरे पास है, जैसे मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, रेजिस्टेंस दोस्त है, फ्रेंड है अपना, 1000, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कैपेसिटर नाराज है मुझसे, नाराज है, बोले मुझे इतनी देर तक चार्ज क्यों नहीं किया, बोले आने दो, जो आएगा मैं तो सब खा जाऊंगा। मतलब ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उन 5 कंडीशन को अप्लाई करके शॉर्ट सर्किट करना है। वीसी 0 माइनस 0, 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट, 0 करंट मतलब ओपन सर्किट, दुनिया आसान है। और इस पर्टिकुलर केस में अब देखिए क्या बचा इस सर्किट में, इस पर्टिकुलर केस में 100 वोल्ट आपने अप्लाई कर रखा है, 1000 ओम का रेजिस्टेंस, बस यही तो बचा है और यही बचा है। और इस इंस्टेंट को मैं क्या कह रहा हूं, इस इंस्टेंट को मैं कह रहा हूं आई प्लस। क्यों आई प्लस कह रहा हूं, क्योंकि ये t इज इक्वल टू 0 प्लस की इंस्टेंट है और t इज इक्वल टू 0 प्लस की इंस्टेंट है। इसका मतलब ये जो करंट है v इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से, i इज इक्वल टू v बाय आर, तो ये हो गया 100 अपॉन 1000, मतलब 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर t इज इक्वल टू 0 प्लस पर इस पर्टिकुलर सर्किट में करंट होने वाला है। अब फिर से वही बात है, डी आई बाई डी टी, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर, ये सब कहां से आएंगे, आप इस स्विच को क्लोज कर लीजिए और स्विच को क्लोज करके केवीएल इक्वेशन बनाइए। तो देखिए केवीएल इक्वेशन क्या होगी, -100 प्लस 100 सॉरी 1000 इंटू आई टी प्लस, अब कैपेसिटर पर वोल्टेज, फिर से वही वाली बात, 6 वोल्टेज, 6 बातें याद रखनी है, 1 इंटू 10⁻⁻⁶। देखिए थोड़ा सा यूनिट्स का भी ध्यान लगाएं, इंटीग्रेशन आई टी डी टी, बस दुनिया खत्म, यही खत्म हो रही है दुनिया की। ये इक्वेशन अगर आपके हाथ में आ गई और अब आपको डी आई बाई डी टी निकालना है, अब इसमें दिख तो नहीं रहा मुझे डी आई बाई डी टी, तो नहीं दिख रहा है तो दिखा देंगे, दिखा देंगे, डिफ्रेंशिएशन करके दिखा देंगे। डिफ्रेंशिएशन करिए, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं, डिफ्रेंशिएशन पे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू डी आई टी बाई डी टी प्लस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसल, तो यहां बचा आई टी अपॉन 10⁻⁻⁶ इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, वही पिछली बार जैसा किया था, 8t इज इक्वल टू 0 प्लस, मतलब t को आप क्या करें 0 प्लस कर दें इसमें, और 0 प्लस कर देंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 1000 इंटू डी आई बाय डी टी 0 प्लस प्लस, ये हो जाएगा आई 0 प्लस अपॉन 10⁻⁻⁶ इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ से डी आई बाय डी टी 0 प्लस हो जाएगा, आप इसको उधर लेके जाएंगे, आई 0 प्लस का मान भी रख देंगे तो माइनस आएगा, 0.1 आई 0 प्लस हो गया, डिनोमिनेटर में 10⁻⁻⁶ है और इंटू 1000 उधर से डिवाइड होने के लिए इधर आ जाएगा। तो इसको देखिए सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है 0.1 नीचे जाएगा तो यहाँ 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁴ जब 10⁻�6 से सेटल होगा, 10⁻�2 बचेगा, 10⁻�2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 100। तो ये हो गया 100 एम्पियर पर सेकेंड। अब देखिए आपको फिर से हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। इस इक्वेशन को क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर चाहिए, और इस इक्वेशन को देखिए आप एक्चुअली हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट हम करके ये इक्वेशन ला चुके हैं, इसीलिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब आप मान रख चुके आई 0 प्लस कर चुके हो, उसके बाद आपको उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि कई बार उससे पहले आप कुछ क्वांटिटीज को 0 कर चुके होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करें। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू डी स्क्वायर आई टी बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 10⁻⁻⁶ डी आई टी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या करना है, हमें फिर से वही t को 0 प्लस करना है, और अगर हम t को 0 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 1000 डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर 0 प्लस प्लस 1 अपॉन 10⁻⁻⁶ डी आई 0 प्लस अपॉन डी टी। मुझे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर 0 प्लस जो वैल्यू मुझे चाहिए वो हो जाएगी, ये क्वांटिटी उधर जाएगी तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन 10⁻⁶, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर चला गया, डी आई बाई डी टी 0 प्लस का वैल्यू हमारे पास है -100, तो ये माइनस माइनस प्लस इंटू 100, और डिनोमिनेटर में ये 1000 जाएगा। तो ये जब सॉल्व करें हम तो ये 2 0 कैंसिल यहाँ से हो रहे हैं, 1 0 यहाँ से जाएगा, तो 10⁵
एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स रह गई हो तो आप उसको इग्नोर करें और आगे बढ़े। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। बोले सर ये तो सरल सरल प्रॉब्लम है, आप तो सरल सरल प्रॉब्लम बताते हो, कुछ टफ भी दिखाओ। चलो टफ पर चलते हैं। ये लीजिए, स्विच के इज चेंज फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 एट t इज इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर I0 प्लस डी आई बाई डी टी जीरो प्लस डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर जीरो प्लस। मतलब अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि स्विच पहले यहाँ कनेक्टेड है। अब स्विच पहले यहाँ कनेक्टेड है, इसका मतलब स्विच कनेक्टेड है और सर्किट स्टेडी स्टेट में, सर्किट स्टेडी स्टेट में है, ऐसा मान करके आपको इसके अंदर t इज इक्वल टू 0 माइनस की कहानी बनानी पड़ेगी। स्विचिंग से पहले देखो क्या होगा, अब वही 5 कंडीशन को फिर से अप्लाई करना है। स्विचिंग से पहले मुझे IL 0 माइनस निकालना है, स्विचिंग से पहले मुझे VC 0 माइनस निकालना है। तो देखिए स्विचिंग से पहले मुझे ये तो दिख रहा है कि अगर ये ऊपर कनेक्टेड है तो कैपेसिटर हवा में झूल रहा है। हवा में झूलने वाले को कोई नहीं पूछता है भैया, 0 वोल्ट, कोई चार्ज इसके पास नहीं पहुंच रहा है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 वोल्ट रहेगा। तो लाइन में आ जाइए, लाइन में अगर आएंगे इधर उधर भटकते रह जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तैयारी करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं हम, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आपका स्विच कनेक्टेड है तब सर्किट में थोड़ा सा एक सेकंड के लिए यहाँ पे बना लेता हूँ, आपको आसानी रहेगी समझने में। ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है और ये तो ओपन ही है इसलिए इधर करंट जा नहीं रहा, मतलब ऐसा सर्किट बन रहा है। अब इस सर्किट में देखो वो जो 5 कंडीशंस हमने यूज की थी उन 5 कंडीशंस पे गौर करो। इंडक्टर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर शॉर्ट सर्किट होता है। अब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी का इंपॉर्टेंस समझिए आप। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्टडी स्टेट हमने बोली है। स्टडी स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जब इंडक्टर बहुत देर से लगा हुआ है। अब उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि t इज इक्वल टू 0 पर आपने स्विच को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर आप लेकर के गए। इसका मतलब एक पर तो बहुत देर से कनेक्टेड है, एक पर कनेक्टेड है मतलब इंडक्टर की पहले जो कंडीशन है उस कंडीशन से सेटिंग हो चुकी है। वो इंडक्टर उन पहले वाली सिचुएशंस में हैप्पी है और वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार है। और इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर पहले क्या था, इंडक्टर पहले शॉर्ट सर्किट था, क्योंकि कोई चेंज तो हो ही नहीं रहा था और चेंज नहीं हो रहा था, इसका मतलब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट था। देखिए ये इस तरीके से आपको उन 5 कंडीशंस को अप्लाई करना है, सोचना है। 1-2 बार 5 प्रॉब्लम 8 प्रॉब्लम आप मेरे मुंह से सुन लेंगे या आप खुद अब जब आप इन चीज़ों को एक बार अप्लाई करने के लिए दिमाग लगा लेंगे तो फिर आपके दिमाग में वो सीन ऑटोमेटिकली बन जाएगा और एक बार सीन बन गया तो पिक्चर बन गई। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 100 वोल्ट, ये हो गया आपका 1000 ओम और इस पर्टिकुलर केस में जो करंट है यही करंट IL 0 माइनस है। तो यहाँ पर देखिए I इज इक्वल टू VR रिलेशन से, V/R रिलेशन से हम यहाँ पर कह देंगे कि 100/1000 जो कि 0.1 एम्पियर करंट है, यही हमारा IL 0 माइनस है। तो IL 0 माइनस मैंने निकाल लिया और यही हमने पहले पिछली प्रॉब्लम में भी कहा था कि स्विचिंग से पहले अगर आपको इंडक्टर कैपेसिटर दिख रहा है तो वो निकाल लो, क्योंकि यही t इज इक्वल टू 0 प्लस पर होने वाला है। IL 0 प्लस यही होने वाला है और VC 0 प्लस यही होने वाला है। अब देखो स्विचिंग करते हैं। स्विचिंग जैसे ही आपने की, स्विच को पोजीशन 1 से आप पोजीशन 2 पर लेके आए एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, t इज इक्वल टू 0 प्लस पर जैसे ही आपने स्विच को यहाँ पर कनेक्ट किया वैसे ही देखिए कैपेसिटर कहेगा, कैपेसिटर इस वाली बात को कहेगा कि भैया मैं तो शॉर्ट हो गया, मुझे तो चाहिए करंट। रेजिस्टेंस बेचारा अपना दोस्त है, कहीं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देता अपने को, तो ये तो कहेगा भैया मैं तो 1000 ही बना दूंगा। इंडक्टर बोलेगा कि नहीं, इंडक्टर बोलेगा कि नहीं मेरे अंदर से तो करंट बहेगा और वो भी 0.1 एम्पियर का और उसी दिशा में बहेगा। देखिए तो ये जो सिचुएशन बन रही है ये I0 प्लस की सिचुएशन बन रही है। अब देखिए मैंने करंट सोर्स लगा दिया। करंट सोर्स क्यों लगा दिया, क्योंकि ये दे रहा है कांस्टेंट करंट। अब आप जब बुक्स में देखते हैं तो वो आपको कभी कहेगा कि ये करंट सोर्स बना दो, कभी कहेगा बैटरी बना दो। अरे जो बनाना होगा ये जो कंडीशन मुझे देगी वो मैं बना दूंगा, उसको मैं क्यों रटूं, क्यों याद रखूं। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि IL 0 माइनस IL 0 प्लस के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0.1 एम्पियर का सोर्स मान लिया। मतलब ये 0.1 दे रहा है, सोर्स मानना मत बनाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि 0.1 एम्पियर का करंट ये देगा और 0.1 एम्पियर का करंट ये देगा। यहाँ शॉर्ट हो गया मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है और कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है मतलब I0 प्लस का मान 0.1 एम्पियर हो गया। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बस मुझे और कुछ भी यहाँ से नहीं निकालना था, यही निकालना था, ये मिल गया मुझे। अब मुझे di/dt के लिए तो कहानी बोले साहब वही है, कौन सी कहानी है, 1000 इंटू IT, इस वाले लूप में मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, प्लस LdI/dt पहले, तो ये हो गया 1 इंटू DIT/dt, इंडक्टर पर वोल्टेज लिख रहा हूँ, प्लस कैपेसिटर पर वोल्टेज 1/C मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶
इंटू 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, ये जो पर्टिकुलर t इज इक्वल टू 0, अब डी आई बाई डी टी तो मिल गया बोले साहब, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 प्लस रिप्लेस करेंगे, यस करेंगे। t इज इक्वल टी को हम क्या कर दें, 0 प्लस कर दें। 0 प्लस करेंगे तो देखो ये तो हो गया 1000 इंटू आई 0 प्लस। अब समझना, अब समझना, समझने का ही खेल है पूरा। आप जब समझने लग जाएंगे तब आपको ये बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। तो ये हो गया आई 0 प्लस। बोलो खुशी तो हो रही है कि डी आई बाई डी टी 0 प्लस मिल गया, खुशी हो रही है, लेकिन घबराहट भी हो रही है। घबराहट ये हो रही है कि ये इंटीग्रेशन तो हटा ही नहीं। अरे यार ये क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन क्यों नहीं हटा? अरे ये इंटीग्रेशन इसलिए नहीं हटा क्योंकि 0 प्लस पर ये क्या है, ये वी सी 0 प्लस है। मैं कह रहा हूं इन कंडीशन से बाहर कुछ भी नहीं है। ये वी सी टी इज इक्वल टू 0 प्लस लिखा, मतलब ये कैपेसिटर पर 0 प्लस पर वोल्टेज ही तो है। हमने वी सी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी लिखा है, तो ये वी सी 0 प्लस और क्या है, ये वही है। और ये क्या है, ये तो 0 है, मतलब t इज इक्वल टू 0 प्लस पर ये तो 0 है। अब ये 0 हो गया तो सीधी बात हो गई, डी आई बाई डी टी 0 प्लस हो गया -1000 इंटू आई 0 प्लस। अब ये उधर गया इसलिए माइनस आ गया है, तो आई 0 प्लस का मान 0.1 है, तो ये हो जाएगा -100 एम्पियर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, अब डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर निकालना है। तो अब तो मैं खुशी खुशी कर दूंगा भैया, मुझे पता है यहाँ आई टी है, डी आई बाई डी टी, इसको भी करेंगे तो हट जाएगा। खुश खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। 1000 डी आई टी बाई डी टी प्लस डी स्क्वायर आई टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस, अब ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो ये बचेगा आई टी अपॉन ओरिजिनल जो मेन लूप वाली इक्वेशन है उसी को डिफरेंशिएट करना है। इसमें कोई गड़बड़ ना करें, क्योंकि इसमें गड़बड़ कर दी तो फिर आप, क्योंकि अभी इस इक्वेशन को 0 मान के उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो आंसर गड़बड़ हो जाएंगे। आपको मेन जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन को, जो ओरिजिनल केवीएल इक्वेशन आपने बनाई है उसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आपको आंसर्स निकालने पड़ेंगे। तो अब इसमें टी को फिर हम क्या करें, 0 प्लस कर दें। आई 0 प्लस मेरे पास है, डी आई बाई डी टी 0 प्लस मेरे पास है, तो देखिए हो जाएगा 1000 इंटू डी आई बाई डी टी 0 प्लस प्लस डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर 0 प्लस प्लस आई 0 प्लस अपॉन 0.1 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 0। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर 0 प्लस इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1000 और ये -100, चूंकि हमारा डी आई बाई डी टी 0 प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होने की वजह से 10⁵, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस आई 0 प्लस 0.1 है, देख लेते हैं 0.1 है तो 0.1 से 0.1 कैंसिल, 10⁻⁻6 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻6, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। -9 इंटू 10⁵ एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिसमें हमने ऐसी कंडीशन भी ले ली जब इंडक्टर कैपेसिटर दोनों साथ में हैं, और पहले की कुछ कंडीशन है जिन कंडीशंस को हम स्विचिंग के बाद लेकर के जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी भी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो लूप लूप वाली इक्वेशन ही बनाए, नोड वाली इक्वेशन आएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। इन 5 कंडीशंस को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और इन 5 कंडीशंस को अप्लाई करना सीखिए। जैसा अभी हमने इन 3 प्रॉब्लम्स में आपको बताया, वैसे ही आप खुद कुछ प्रॉब्लम्स करिए। नोड एनालिसिस से लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको लेकर के आऊँगा अगले वीडियो लेक्चर में, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है। मैं प्रॉब्लम्स के लिए भी कई सारी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में या गेट में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैं सॉल्व कर करके आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। आप वीडियो पर पूरा देखते रहें, एलेक्स गुरु पर बने रहें। वीडियो को आप लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।